हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियो के ऊपर। इससे पहले इसी सीरीज में हमने 5 लेक्चर बनाए हैं और वो सारा एक्सरसाइज वेरिएशंस के ऊपर। उसमें आपका लोअर बॉडी, अपर बॉडी के अंदर पुलिंग वाला मसल्स और पुशिंग वाला मसल्स, तो हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है, एब्स इंक्लूडिंग एब्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कार्डियो का ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक के बिना दूसरे का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, क्योंकि आप कितना हेवी वेट लिफ्ट करेंगे, कितना अच्छा वेट ट्रेनिंग में परफॉर्म करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, आपका पंपिंग सिस्टम कैसा है, आपकी वर्किंग मसल्स को कितना अच्छे से न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है। ओके, तो आज हम इस पे पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने देखा रहेगा वेट ट्रेनिंग करने के लिए, जब भी कोई भी वेट ट्रेनिंग करता है तो आप उनका अपीयरेंस देख के, उनका बॉडी देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इनका इंटेंसिटी का लेवल क्या हो सकता है। क्योंकि बाहर से दिखता है ना मसल्स कि ये इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा है, ये इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा है, ये एकदम बिगिनर है। तो हम बाहर के अपीयरेंस से हम गेस कर सकते हैं कि किसी का इंटेंसिटी लेवल क्या हो सकता है। लेकिन ये जो है कार्डियो से रिलेटेड, ये इंटरनल चीज़ें हैं। इनमें हम किसी को भी देख के बता नहीं सकते, गैस नहीं कर सकते कि उनका अंदर का फिटनेस लेवल कैसा है। तो मसल्स जो है वो बाहर से दिखता है, इसलिए आप किसी का पता लग सकता है, आप पता लगा सकते हैं देख के अपीयरेंस से कि उनके अंदर कितना स्ट्रेंथ रहेगा, कितने टाइम से वर्कआउट करें। लेकिन ये हिडन वाला सीन है। तो किसी का कितना अच्छा फिटनेस लेवल रहेगा अंदर से, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब उनका पंपिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है, ये चेक करने के लिए हमको आज ये लेक्चर समझना है पूरा डिटेल में। और इसको एकदम मैंने सिंपल वे में यहाँ पे ये पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। सिंपल वे में आपको, मतलब इतना इजी वे में मैंने ये बनाया है कि आपको किसी को भी समझ में आ जाएगा। जिसको एकदम बेसिक चीज़ भी समझ में नहीं आ रही, उसको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने देखा रहेगा जितने भी ट्रेंडिंग डिजीज़ हैं, जितनी भी बीमारियां चल रही, उसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट बीमारियां हैं वो आपके हार्ट से रिलेटेड हैं। ओके, मसल से रिलेटेड बहुत कम प्रॉब्लम्स होती है। और ये जब भी हम मसल वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वेट ट्रेनिंग आपको सिर्फ मोमेंट में हेल्प करता है फिट रखने में, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एज तक इसका इम्पोर्टेंस रहता है। लेकिन ओल्ड एज में सिर्फ ये पंपिंग सिस्टम, यही पंपिंग सिस्टम है जो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि बुढ़ापे में बोलते हैं ना, मसल से काम नहीं चलेगा। आपका हार्ट कितना मजबूत किया है आपने पिछले, मतलब 10, 20, 30 सालों में, कितना आपने इसका फिटनेस में बढ़ा है, तभी ये आगे जाके काम आएगा। तो आपकी जैसे जैसे एज होएगी, उम्र होएगी, तो बुढ़ापे में सिर्फ हार्ट का फिटनेस लेवल ही सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होएगा। इसलिए हमको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बाहर से कितने फिट हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अंदर से कितने फिट हैं। आपका हार्ट, जो बॉडी की जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये मसल जो हम बनाते हैं, मसल दिखाते हैं, ये मसल बॉडी की जितने भी सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन है, उसका एक पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन सारे सिस्टम को ग्रोथ कराना, बढ़ाना, परफॉर्मेंस देना, ये सब कंप्लीटली कार्डियो के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपका पंपिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपकी बॉडी के बाकी जितने भी सिस्टम जो भी काम कर रहे हैं वो एकदम पैरेलल हो जाएंगे। उनका मतलब बोलते हैं ना, पैरालाइज हो जाएगा उनको। क्यों? क्योंकि इनके बिना उनका सर्वाइवल मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपका पंपिंग सिस्टम अच्छा रहेगा, कार्डियो से रिलेटेड फिटनेस में इम्प्रूवमेंट रहेगा, तो बॉडी का हर एक डिपार्टमेंट स्मूथली फंक्शन करेगा। वो चाहे मस्कुलर एंडोरेंस हो गया, फिर आपका डाइजेशन से रिलेटेड, आपका ब्रेन से रिलेटेड। क्योंकि ब्लड के जितने भी ब्लड वेसल्स, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल का एक जाल है, पूरा एकदम माइनर लेवल से लेके ऐसे बारीक से बारीक, हमारे बाल से भी 100 गुना छोटी ऐसी ब्लड वेसल्स है जो बॉडी को न्यूट्रिएंट पहुंचा रही है। स्पेशली ब्रेन का तो आपने देखा रहेगा, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड ब्लड वेसल पूरा वायरिंग है। तो वहाँ सब
जो सप्लाई जाता है ब्लड का, न्यूट्रिएंट का, अमाइनो एसिड का, प्रोटीन का, हार्मोन्स का, एंजाइम का, सब कुछ कहाँ से होके जाता है? इसके थ्रू, हार्ट के थ्रू। तो हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो पंप करना है, बॉडी को सप्लाई करना है ब्लड का और जितना भी न्यूट्रिएंट वगैरह है। इसीलिए आपका ये मेन फोकस होना चाहिए ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट में, आपका फिटनेस में इम्प्रूवमेंट में। ओके गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वैसा ही है जैसा देखा किसी भी कंट्री का कितना डेवलपमेंट होएगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कैसा है। ओके, तो किसी एक कंट्री का डेवलपमेंट डिसाइड होता है वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से, वहाँ की सड़कें कैसी है, वहाँ की ट्रैक, रेलवे ट्रैक कैसे हैं। वो जितना स्मूथली रहेगा उतना ही वो कंट्री फास्ट ग्रोथ करेगा। सेम ऐसा ही हमारी बॉडी में ये फंक्शनिंग होता है। हमारी बॉडी में सप्लाई लाइन है, ब्लड वेसल्स है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट कराता है आपस में। अगर ये अच्छा रहेगा, इसका फिटनेस स्कोर अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो पूरा बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा। इसलिए हमारा ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़ हमको बारीकी से समझना है। पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कि अगर आप कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं, जैसे वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपको कोई भी गाइड कर देगा, कोई भी ट्रेनर रहेगा या नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर रहेगा, कोई फ्रेंड रहेगा, कोई भी आपको जिम फ्लोर पे गाइड कर देगा कि ऐसा वर्कआउट करना है, ऐसा करना है। आप किसी दूसरे को भी देख के कर सकते हैं और अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी हो जाएगा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस ट्रेनिंग में अगर छोटी छोटी मिस्टेक भी है तो उसकी वजह से आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये पंपिंग सिस्टम से रिलेटेड है। समझो अगर ट्रेडमिल पर आप भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं, जो आपकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी है, तो आपके कोलैप्स होने के चांसेज है, आपका हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेज है। मतलब ये हार्ट इतना सेंसिटिव सिस्टम है कि छोटी छोटी मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो ये ट्रेनिंग जब भी आप करते हैं तो आपको सारी चीज़ें खुद से अच्छे से समझना। कभी भी किसी भी कोच के भरोसे या किसी पार्टनर के भरोसे ये वाला एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है और इम्पोर्टेंट भी है और डेंजरस भी है। तो इसकी सारी बारीकियां आपको आनी चाहिए कि जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर का कैपेसिटी कितना है और कुछ हेल्थ इशू है कि नहीं है, उसको कैसे हैंडल करते हैं। ओके, एक बोलते हैं ना कि एक सेफ वे में कैसे आप अपने आप को एरोबिकली ट्रेन करते हैं। ओके, तो वेट ट्रेनिंग और कार्डियो की ट्रेनिंग में दोनों फ़र्क है। ये वेट ट्रेनिंग का मतलब होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं होती है तब भी जो आप एक्टिविटी करते हैं, और उसको एरोबिक एनारोबिक बोलते हैं। और वो जो है वो 3 मिनट मैक्सिमम उसका रहता है, 3 मिनट से ज़्यादा एनारोबिक में आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वो आता है वेट ट्रेनिंग के अंदर। एरोबिक का मतलब क्या होता है, कार्डियो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको आप 3 मिनट से ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपका एरोबिक में आता है। तो कोई भी जिम में आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जो 3 मिनट से ज़्यादा कर सकते हैं, इसका मतलब वो इससे रिलेटेड ट्रेनिंग है, कार्डियो से रिलेटेड ट्रेनिंग है। तो इसमें जब भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो जो बेसिक मेजरमेंट्स हैं आपको ध्यान में रखना है कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है। आपके पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए ट्रेनिंग का कि जब आप स्टार्ट करें तो भी आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना। जो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो 70 to 100 पकड़ लीजिए आप। ओके, तो अगर 100 से ज़्यादा है मतलब उनका जो ये सिस्टम है, पंपिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक है, उनको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कार्डियो ट्रेनिंग पे। और अगर 70 है या 70 से बिलो है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इधर देखेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अब तक का वो है 27 का, 27 बीट पर मिनट। मतलब जो सबसे फिट इंसान है एरोबिकली, मतलब हार्ट जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जिसका सबसे फिट है, उनमें एक बंदा है 27 का जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसका नाम है मार्टिन ब्रेडी। ओके, और इससे पहले जो बंदा था उसका 28 था, मिगुएल एंडियन। ओके, ये देखिए मिगुएल इंडुब्रेन करके, आपको ये इस पे इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा इसकी डिटेल। ये सब सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि एक्चुअल में जो रेस्टिंग हार्ट रेट है अच्छे स्कोर के लिए कितना नीचे आ सकता है। तो आपका हार्ट रेट जितना नीचे आता है उतना ही फिटनेस स्कोर बढ़ता है, अनलेस कि कोई हेल्थ इशू है कार्डियो से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड। तो नॉर्मल वे में जितना नीचे आता है उतना ही आप मतलब नीचे
आपका हार्ट रेट नीचे होना और फिटनेस स्कोर हाई होने का क्या कनेक्शन है कि जो आपका हार्ट जो पंप करता है, अगर इसका पंप करने का ब्लड सप्लाई का कैपेसिटी ज़्यादा होएगा तो ये एक ही बार पंप करेगा और बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर फेंकेगा, तो बॉडी को जितना चाहिए उतना सप्लाई मिल रहा है। लेकिन अगर जो इसका जो पाइपलाइन है, जो मसल्स की जितने भी ब्लड वेसल्स है जहाँ से ब्लड जा रहा है, अगर इसका पंप करने का कैपेसिटी ज़्यादा नहीं रहेगा तो इसको ज़्यादा बार पंप करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पंप करने में थोड़ा सा ही ब्लड बाहर जा रहा है, तो इसको फास्ट पंप करना पड़ेगा ब्लड में, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई के लिए। इसलिए इसका काउंटिंग बढ़ जाएगा। जितना काउंटिंग बढ़ेगा मतलब ये वीक है, इसलिए इसका काउंटिंग बढ़ रहा है, राइट। तो इस तरह से इसका फिटनेस स्कोर काउंट होता है कि स्लो आपका हार्ट रेट मतलब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक ही बार पंप करके इतना ब्लड फेंका कि फिर से इसको रिफिल होने में टाइम लग रहा है और वो ब्लड अभी तक भी उधर जा रहा है। तो नॉर्मली जब भी आपका हार्ट एक बार ऐसा पंप करता है तो एक बीप में जो बाहर है 60 से 70 ml तक ब्लड ये बाहर फेंकता है। तो 1 मिनट का अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो किसी का अगर हार्ट रेट 70 है, 80 है, नॉर्मल जिस इंसान का रहता है, एक सेडेंट्री पर्सन का, समझो अगर उसका 72 बीट है, 72 बार अगर उसका हार्ट बीट हो रहा है तो एक बार में ये अगर 70 ml बाहर फेंक रहा है, 70 मिलीलीटर ब्लड फेंक रहा है एक प्रेशर में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 5000 लीटर ml हो जाएगा। तो मतलब 5 लीटर, एक अप्रोक्सीमेटली आपको आंकड़ा दे रहा हूँ कि 5 से 6 लीटर, क्योंकि फीमेल में थोड़ा कम होता है और मेल की कंपैरिजन में 1 आध लीटर का डिफरेंस रहता है ब्लड का, तो 5 से 6 लीटर ब्लड को घुमाने में इसको 1 मिनट लग रहा है। लेकिन अगर किसी का ये फिटनेस स्कोर अच्छा नहीं है, कार्डियो का एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रहा है, वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करे, तो उनका हार्ट रेट जो है वो 80, 90, 100, 110 भी रहता किसी किसी का। तो इतना ज़्यादा हार्ट रेट का मतलब क्या है, उनका जो ब्लड का जो वॉल्यूम है पर मिनट का वो साइकिल बराबर नहीं घूम रहा, वो मतलब कम ब्लड फेंक रहा है बाहर की तरफ। तो जो ज़्यादा फिट है, समझो अगर ये बंदा 27 है, मतलब 70 टाइम पंप करने में ये 5000 ml मतलब 5 लीटर ब्लड को 70 टाइम बीप करके फेंक देता है। और एक दूसरा अनफिट बंदा है जिसको 5 लीटर को बाहर फेंकने में कितना टाइम जा रहा है, 1 मिनट के अंदर, मतलब उसको कम से कम 100-125 बार पंप करना पड़ा। और यहाँ कितना पंप करना पड़ा, सिर्फ 27 टाइम। आप देख सकते कितना ह्यूज डिफरेंस है फिटनेस लेवल पे। तो इस तरह से काउंट होता है कि आपका हार्ट रेट ज़्यादा है मतलब आपका फिटनेस स्कोर इस एरोबिक एक्सरसाइज का कम है, हार्ट रेट कम है मतलब फिटनेस लेवल ज़्यादा है। तो अब आपको एक टारगेट सेट करना है कि आपका हार्ट रेट कितना नीचे आए, 3 महीना 6 महीने का जो भी आप एक्सरसाइज में एक टारगेट सेट करते हैं। तो एक्सरसाइज में टारगेट सेट करते हैं कि मेरा फैट परसेंटेज इतना होना चाहिए, मेरा इतना वेट जाना चाहिए, इतना स्ट्रेंथ डेवलप होना चाहिए। वैसे हम इसमें भी एक टारगेट सेट करते हैं कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट अगर 70 है तो 60 तक आना चाहिए, 60 है तो 50 आना चाहिए, जितना नीचे आए उतना अच्छा है। तो ऐसे आप अपना टारगेट रेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो आपका हो गया गोल से रिलेटेड। अब आपको ये देखना है कि जब भी आप ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हफ्ता में कितनी बार होना चाहिए। अगर आप समझो 6 दिन जिम जा रहे हैं, 6 दिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें तो उसमें 3 दिन आपको इस ट्रेनिंग को देना है। तो 3 दिन एरोबिक होना चाहिए, 3 दिन वेट ट्रेनिंग। और अगर आपका इंटेंसिटी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आप रिसेंटली स्टार्ट किया, तो आप पूरे 6 के 6 दिन कार्डियो एक्टिविटी कर सकते हैं और उसमें 3 दिन उसके साथ में अल्टरनेट वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अभी इसमें आप देखिए जिस तरह से आपका इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग में रहता है उसी के पैरेलल इसमें रखना है। अगर आप उधर ज़्यादा हैवी इंटेंसिटी के साथ वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो इधर आप ऐसा नहीं कि 20-30 किलोमीटर स्लो मोशन में वॉक कर लिए, जॉगिंग कर लिए, इधर भी आपका इंटेंसिटी वैसा ही होना चाहिए। तो अब जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें तो हम पता लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी कैसे चेक करते हैं। समझो अगर आप एडवांस लेवल पे है तो आपका जो इंटेंसिटी है वो 80 to 90% होना चाहिए। ऐसा परसेंटेज रहता है कि 50% इंटेंसिटी, 70%, तो उसको हम मैक्सिमम रिपीटेशन से पता लगा सकते हैं। समझो अगर आप बिगिनर हैं, आप 15 से 20 रिपीटेशन मार रहे हैं, कोई इंटरमीडिएट है तो वो 10 से 15 रिपीटेशन मार रहा है, कोई एडवांस लेवल है तो 5 से 10 रिपीटेशन मार रहा है। तो वहाँ पे हम रेपिटेशंस के थ्रू, मैक्सिमम रेपिटेशन के थ्रू हम इंटेंसिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंटेंसिटी कैसे चेक करेंगे, समझो अगर आप कभी कार्डियो किया नहीं तो आपको कितना भागना चाहिए, कितने की स्पीड पे भागना चाहिए। सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, कोई भी ट्रेनर
आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएगा, ये समझा नहीं पाएगा कि एक्चुअली में जब आप कार्डियो करें, वो सिर्फ आपको बोल देंगे ओके जाइए 10 मिनट कार्डियो करिए, 20 मिनट कार्डियो करिए, फिर ये करिए, साइकिल ये करिए, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि, क्योंकि उन्होंने आपको अंदर तो झांक के देखा नहीं, उनको पता ही नहीं कि आपका कार्डियो का स्टेमिना कैसा है, आपका फिटनेस लेवल अंदर से कितना है, मशीन लगा के चेक नहीं किया, वो सिर्फ ऐसे बोल देंगे कि जाइए। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, आपको ये पता लगाना है कि मुझे, क्योंकि आपको तो पता है कि आपने कितना एरोबिक एक्सरसाइज किया है, आपका लेवल कितना है, तो फिर भी आपको एक इंटेंसिटी का एक लेवल मिलता है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, पहले कभी भी आपने कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज नहीं किया, उसमें स्विमिंग हो गया, आपका रनिंग हो गया, कोई भी एक्टिविटी, डांस एक्टिविटी हो गया, जितनी भी एरोबिक एक्सरसाइज इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपका उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो इसका मतलब आप बिगिनर हैं। तो आपको ये चेक करना है कि कैसे जब भी आप भाग रहे हैं तो आपको ट्रैक कैसे करना है, अपना फिटनेस लेवल आप कैसे ट्रैक करेंगे एक्टिविटी करते टाइम। कहीं ऐसा नहीं कि आप कैपेसिटी से ज़्यादा भाग रहे हैं, आपको ब्रीथलेस फील हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जानने के लिए, ये सीखने के लिए आज हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट किया। तो ये अपना सीरीज है एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट खत्म किए हैं, वो सारा एक्सरसाइज से रिलेटेड था, जिसमें अलग अलग वेरिएशंस, कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है, कौन सी मोस्ट इफेक्टिव है, कैसे आपको वर्कआउट प्लान करना है, इतनी सारी एक्सरसाइज में से हर एक बॉडी पार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी रहेगी, इफेक्टिव रहेगी, उस तरह से हम अपना वर्कआउट चार्ट बनाते हैं। तो आज यही टॉपिक आगे वाले पैटर्न में हम एरोबिक से रिलेटेड कैसे हम कार्ड बना सकते हैं अपना, जब भी आप कार्डियो करें तो कार्डियो ट्रेनिंग का जो आपका चार्ट बनता है वो कैसे बनता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये हाउ टू मॉनिटर कार्डियो एक्सरसाइज इंटेंसिटी। जब भी आप कार्डियो का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका इंटेंसिटी कितना होना चाहिए और कैसे उसको मॉनिटर करते हैं, ये आपको हम आज सिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, इसमें एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का नाम है कार्बोनेन फॉर्मूला। तो आप 2-3 तरीके से अपना वो ट्रैक कर सकते हैं कि आपका इंटेंसिटी लेवल कितना है, कितना होना चाहिए और कैसे चेक करेंगे। तो इसमें 2-3 मेथड है, लेकिन सबसे इजी वाला मेथड हम यूज करेंगे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, आप इसको कार्बोनेन फॉर्मूला कहेंगे। तो ये जो है, इसमें 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये आप इंटरनेट पे देखेंगे, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कोई भी कोच आपको ऐसा इजी वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको याद रखने का है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। मतलब ये 3-4 टर्म्स आपको ध्यान में रखना है जब भी हम कार्डियो करते हैं, कुछ भी करते हैं। उसमें एक कंडीशन होता है, देखो MHR, मैक्सिमम हार्ट रेट, कि एक इंसान का मैक्सिमम कितना हार्ट रेट हो सकता है। एक हेल्दी पर्सन का रेस्टिंग हार्ट रेट 70 से लेकर 100 के बीच में होता है। ओके, 70 to 100। लेकिन कोई अनहेल्दी रहेगा, अनफिट रहेगा, या किसी का एज ज़्यादा है, मेल फीमेल, तो उसका ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट। तो ये आप देखिए कि एक अनबॉर्न बेबी होता है, एक फीटस होता है, जो प्रेग्नेंट वुमन के पेट में जो फीटस होता है, उसका हार्ट रेट जो अब तक का रिकॉर्ड है, ट्रैक किया है, तो उसका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो 220 है। मतलब एक अनबॉर्न बेबी का हार्ट 1 मिनट में 220 बार अप्रोक्सीमेटली, एस्टिमेटली 220 बार धड़कता है अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया मैक्सिमम हार्ट रेट, कि आपका मैक्सिमम, एक इंसान का मैक्सिमम हार्ट रेट कितना जा सकता है, 220, इससे ज़्यादा नहीं। ये अब तक का रिकॉर्ड है। ओके, दूसरा है रेस्टिंग हार्ट रेट, RHR। रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब क्या होता है, जब आप रेस्ट कर रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सोए हुए हैं, रेस्टिंग पोजीशन में आपका हार्ट रेट कितना है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। एक होता है HRR, हार्ट रेट रिजर्व्ड। हार्ट रेट रिजर्व क्या होता है कि समझो आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्कोर है, ये समझो ये एक स्कोर पॉल है, ये नीचे समझो यहाँ से यहाँ तक, ये आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो समझो ये 70 तक आप पकड़ लीजिए कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है। और ऊपर मैक्सिमम जो है, जैसे मैंने 220 बताया, तो समझो ये 220 है, ये 210 है, ये 200 है, 180, 100। तो ये वाला जो एरिया है, ये हो गया आपका मैक्सिमम और ये हो गया रेस्टिंग। तो इसके बीच वाला जो एरिया है, ये वाला, ये स्कोर को बोलते हैं हम HRR, हार्ट रेट रिजर्व। मतलब ये रिजर्व्ड हार्ट रेट है।
ये बेसिक से नीचे है, इसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में बेसिक से नीचे ये तो इतना तो आपका बेसिक रहता ही है, और ये मैक्सिमम है, ये ऊपर वाला तो यहाँ तक नहीं, आपका जो रिजर्व हार्ट रेट है वो ये इसके बीच वाला है, इसमें आपको प्ले करना, इसमें आपको खेलना है एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो ये हार्ट रेट रिजर्व्ड हो गया। तो अभी ये देखिए मैक्सिमम हार्ट रेट मतलब अनबॉर्न बेबी, रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब वाइल्ड स्लीपिंग, जब कुछ नहीं कर रहे हैं, HRR मतलब हार्ट रेट रिजर्व, ये दोनों के बीच वाला डंडा, ठीक है। ये नीचे वाला, ओके, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या हो गया, ये समझो ये टोटल है, ये मैक्स है और ये 0 है, तो यहाँ तक पकड़ लीजिए, ये समझो 70 है, ओके, ये 70 है, मतलब ये आपका हो गया रेस्टिंग हार्ट रेट, ये हो गया मैक्स। अब ये यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो ये है, ये हो गया HRR, इसको बोलते हैं HRR, ओके। और टारगेट हार्ट रेट क्या है, THR, टारगेट हार्ट मतलब आप कितना टारगेट लेके चल रहे हैं, ओके, इस जोन के बीच में, ये सेफ जोन के बीच में आपका टारगेट। तो समझो अगर आप बिगिनर हैं तो 50%, फिर आप एडवांस है तो 50, ऐसे इसका एक रिकॉर्ड रहता है कि 50 से 60%, ये इंटेंसिटी है एक्चुअली, कि इतना परसेंट, जैसे वर्कआउट में कैसा होता है 50% इंटेंसिटी मतलब बिगिनर, फिर 50 से 60-70 तक इंटरमीडिएट, फिर 60% से ऊपर रहेगा तो 80-90 तो एडवांस लेवल हो गया। वैसा ही इसमें भी होता है कि आपका इंटेंसिटी का जो लेवल है वो डिसाइड करेगा कि आपका टारगेट क्या है। तो समझो अगर मैं पिछले 6 महीने से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा टारगेट हार्ट रेट होना चाहिए 60 से 80 के बीच में, तो मेरे को ये आंकड़ा फॉलो करना है, ओके, 60 से लेके 80 का। तो अब ये टारगेट हो गया, ठीक है। तो अभी टारगेट कैसे सेट करेंगे, समझो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 80-90% टारगेट, 60 to 80 टारगेट लेके चलना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे मैं जब ट्रेनिंग पर, इस पर ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ, तो मेरा जो हार्ट रेट है इस जोन में होना चाहिए, क्योंकि मेरा कैपेसिटी इतना ही है, इससे ज़्यादा नीचे जाएगा परसेंटेज में, इससे ज़्यादा नीचे जाएगा मतलब मैं उतना एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ जितना मैं डाल सकता हूँ। मैं बिगिनर का वर्कआउट कर रहा हूँ जबकि मैं इंटरमीडिएट का कर सकता हूँ। मेरा मतलब अगर मैं समझो 10 की स्पीड पे भाग सकता हूँ 1 घंटा, तो मैं 7-8 की स्पीड पे भाग रहा हूँ, इसका मतलब मेरा इंटेंसिटी लो है और मेरा कैपेसिटी वाला ये है। समझो अगर मैं 10 की स्पीड पे 1 घंटा भाग सकता हूँ और मैं 10 की स्पीड पे भाग रहा हूँ, मतलब ये मैं अपने रेंज में भाग रहा हूँ। और अगर मैं इससे ज़्यादा भाग रहा हूँ, हाँप रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं 12-13 की स्पीड पे भाग रहा हूँ जबकि मेरा कैपेसिटी नहीं, इसका मतलब क्या, मैं इस इंटेंसिटी के लेवल पे एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो ऐसे पता चलेगा कि ये समझो बिगिनर का पकड़ लीजिए, ये इंटरमीडिएट का पकड़ लीजिए और ये एडवांस लेवल का। तो मैं इंटरमीडिएट हूँ, तो मेरा हार्ट रेट जो है, टारगेट हार्ट रेट, वो कहाँ होना चाहिए, 60 to 80। तो 60 to 80% मतलब मेरा हार्ट रेट कितना होना चाहिए जब मैं भाग रहा हूँ। तब मैं अगर चेक करता हूँ भागते भागते, चाहे वो वॉच से करूँ या कार्डियो मशीन पे, कोई भी ऐसा गैजेट आप यूज करते हैं जिससे आपको पता चले आपका हार्ट रेट कितना जा रहा है, कोई भी एप्पल वॉच या वगैरह, तो उसमें इसके हिसाब से ये तो परसेंटेज में दे रखा, लेकिन हार्ट बीट कितना होना चाहिए वो हमको निकालना है। अगर ये आ गया तो आप कैसे भी करके अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। समझो अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी एक्टिविटी नहीं किया आप, तो मैं आपको बोलूँगा ओके आप बिगिनर हैं तो आप 50 से 60% तक की रेंज में भागिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, तो वो जानने के लिए हम एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे। तो ये क्या है, 220 माइनस एज, तो मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है 220 अनबॉर्न बेबी का, और ये 220 माइनस एज मतलब जो भाग रहा है, जो पार्टिसिपेंट है, जिसको भी वो एक्सरसाइज करना है, उसका एज कितना है। और ये एज माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये तो अनबॉर्न बेबी का है हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो अनबॉर्न बेबी का 220 है, लेकिन हमारा इंडिविजुअल कितना रहेगा, वो हम जितने बड़े हो गए, 0 से जितने भी बड़े हुए हैं उम्र में, वो माइनस करना पड़ेगा तब भी वो आएगा ना बराबर। तो समझो अगर ये 20 साल का एक बंदा है, मैं ये 20 साल वाले एक पार्टिसिपेंट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ 20 ईयर्स का, तो अगर 220 मैक्सिमम हार्ट रेट है, मैं इसमें से 20 माइनस करता हूँ उसका एज, तो कितना आ गया, 200 आ गया। तो मैक्सिमम हार्ट रेट कितना हो गया, 200। MHR कितना हो गया इस पर्टिकुलर बंदे के लिए, MHR कितना हो गया। अगर ये अनबॉर्न बेबी होता तो उसका कितना होता, ये निकालना ही नहीं पड़ता, लेकिन अनबॉर्न बेबी को हमको जरूरत नहीं ट्रेनिंग की। तो अब ये उस बंदे के लिए तो ये इंडिविजुअल हो गया। समझो अगर आप बिगिनर हैं, आप 20 साल के हैं और आपका मैक्सिमम हार्ट रेट फाइंड आउट करने का, आपका मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता, तो कैसे होएगा, आपकी एज माइनस कर लेंगे तो कितना हो गया, 200। अब क्या है, रेस्टिंग हार्ट रेट। अगर आपको ये करना है HRR, हार्ट रेट रिजर्व है,
तो हार्ट रेट रिजर्व, तो अभी आप क्या करेंगे 200 माइनस ये, तो जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है, ओके, उसमें से आपको क्या करना है, रेस्टिंग हार्ट रेट खत्म कर दें। रेस्टिंग हार्ट मैक्स हार्ट रेट में से, क्योंकि हमको क्या चाहिए HRR, मतलब ये जो डंडा है इसका बीच वाला चाहिए, तो इसका ये पूरे डंडे में से ये पूरा डंडा कितना आ रहा है 200, ओके, और ये इसमें से हमको कौन सा टुकड़ा चाहिए, ये बीच वाला टुकड़ा चाहिए। तो बीच वाला टुकड़े के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका मैक्सिमम वाला एरिया हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो मैक्सिमम में ये यहाँ से कितना हो गया 200 हो गया ये बंदे का। अब 200 में से अगर मैं ये रेस्टिंग वाला निकाल देता हूँ तो कौन सा बचेगा, ये HRR बीच वाला बचेगा। तो हमको अभी HRR निकालना, तो क्या करना पड़ेगा 200 मैक्सिमम से रेस्टिंग हार्ट रेट माइनस कर लेंगे, तो कितना हो गया 130 हो गया। तो मैक्सिमम इसका 200 था, उसमें से हमने रेस्टिंग हार्ट रेट माइनस किया, तो कितना हो गया उसका HRR हार्ट रेट रिजर्व आ गया, ओके। अब ये हार्ट रेट रिजर्व हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये हार्ट रेट रिजर्व अभी परसेंटेज में नहीं है, ओके, ये नॉर्मल हार्ट रेट रिजर्व है। अभी हमको क्या करना है, इंटेंसिटी, अभी हमको यहाँ पे अपना टारगेट डालना है, ओके। अभी देखिए ये तो हो गया HRR, अभी हमारे पास HRR आ गया है। HRR मतलब ये दोनों के बीच का। अब हमको क्या चाहिए, टारगेट हार्ट रेट, ओके। तो टारगेट हार्ट रेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ये टारगेट हार्ट रेट के लिए हमको इसमें इंटेंसिटी, मतलब आपको कितना टारगेट लेना है, ये वाला लेना बिगिनर का कि इंटरमीडिएट का कि एडवांस का। तो समझो मैंने यहाँ पे लिया है 70, मतलब मैंने इसके बीच का लिया, इंटरमीडिएट का लिया, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपका 130 आया है ये HRR, तो मैं HRR को इनटू करता हूँ इस इंटेंसिटी, जो भी आपको टारगेट करना है उस टारगेट की इंटेंसिटी को HR से आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ओके। और फिर उसमें क्या जोड़ देना है, रेस्टिंग हार्ट रेट, ओके। एकदम सिंपल है, जो भी टारगेट आपका है उसको यहाँ पे लेंगे। तो ये देखिए टारगेट हार्ट रेट 130 इंटू इंटेंसिटी, ओके, ये सेम नीचे 130 टारगेट हार्ट रेट इंटू इंटेंसिटी किया मैंने यहाँ पे, क्या, तो HRR प्लस इंटेंसिटी 60% लिया और प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट किया, तो कितना हो गया 148, ओके, ये हो गया 148। तो ये क्या आ गया मेरा टारगेट हार्ट रेट, मतलब मेरे को 148 की हार्ट रेट के हिसाब से मेरे को भागना। तो मेरा ये हार्ट रेट से ट्रेडमिल में मैं जब भी भाग रहा हूँ इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे नहीं रहे, इससे नीचे रहेगा मतलब मैं लाइट कर रहा हूँ, इससे ऊपर जाएगा मतलब मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तेज भाग रहा हूँ, ओके। और इसमें अगर हमको रेंज निकालना है, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर आंकड़ा है, तो ऐसे रेंज भी होता है। समझो मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं इंटरमीडिएट हूँ, तो मेरे को ना इसके बीच में, या समझो ये है इसके बीच में भागना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, एक बार अपर लिमिट लूँगा, ओके, और एक बार समझो अगर मैं इसको एग्जांपल के लिए इसको 70 कर देता हूँ, ओके, ये 70 कर दिया, तो मैं इस रेंज में ले रहा हूँ कि मेरा टारगेट हार्ट रेट है इस रेंज में होना चाहिए, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट हूँ। तो इस रेंज के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार 70 से निकालूंगा और एक बार 60 से, ठीक है। तो ये देखो रेंज मैंने लिया 60 to 70% इंटेंसिटी मेरा होना चाहिए, उसके हिसाब से हार्ट रेट कितना होना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे इसका निकाला 148 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ये जो 60% है इसको मैं यहाँ पे 70% कर दूंगा, ठीक है। तो इस बार मैं क्या करूँगा 70 से कर दूंगा, तो ये जो है कितना हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा रेंज आएगा, समझो अगर ये 60 में 148 था तो ये 148 की जगह ये हो जाएगा, समझो अगर एग्जांपल ले रहा हूँ 148 की जगह 159 और समथिंग 160 है, तो 150 से 160 हार्ट बीट पर मिनट, 150 से 160 के बीच की रेंज में मेरे को ट्रेडमिल पे भागना है। इस तरह से आप ये कैलकुलेशन बिठा सकते हैं, एकदम सिंपल है। ये आपको ध्यान में रखना कि मैक्सिमम हार्ट रेट रहेगा, उसमें से अगर आप रेस्ट वाला माइनस करेंगे तो आपका HRR आ जाएगा, हार्ट रेट रिजर्व, ओके। और अगर आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे बिगिनर का टारगेट है, तो उस टारगेट वाली इंटेंसिटी को इस ये रिजर्व हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर ऐड कर देना है आपको रेस्टिंग हार्ट रेट। तो जो भी रेंज आएगा वो आ जाएगा आपका टारगेट। अगर आपको रेंज में लेना है
यहाँ से यहाँ तक, जो भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेंज आप दोनों निकाल के अलग अलग कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि जब भी आप रनिंग कर रहे हैं 148 से लेके 100, मतलब 150 से लेके 160 तक के बीच में आपको भागना है। वो आपका एक रेंज हो गया ट्रेडमिल करने का। सेम ऐसा सभी जगह अप्लाई होता है, जरूरी नहीं कि आपको ट्रेडमिल पे। अब आपको मालूम है कि आपका फिटनेस लेवल ऐसा है एरोबिक में, तो आप कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे स्विमिंग करें, डांस करें, कोई भी टाइप का एरोबिक एक्टिविटी, उसमें आपका रेंज आपको मालूम है कि मेरा इंटेंसिटी अगर 70 से 60 से लेके 80 के बीच में है, तो मेरा भागने का या जो भी मेरी एक्टिविटी उसमें मेरा हार्ट रेट जो है इससे ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप सेफ जोन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, एरोबिक का, कार्डियो का ट्रेनिंग सेफ जोन में हो रहा है। अगर ये आपका कैपेसिटी है 150 से 160 के बीच में, और अगर आपका हार्ट रेट 130 140 है उस एक्टिविटी को करते टाइम, इसका मतलब आप अपने कैपेसिटी से अपने आप को कम पुश कर रहे हैं। ओके, तो एकदम सिंपल सा फंडा, आप जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपको मालूम रहता है कि अगर आपने बिगिनिंग स्टार्ट किया अभी भी रिसेंटली, तो आपको 15 से 20 रिपीटेशन लेना, 25 रिपीटेशन लेना, क्योंकि उस टाइम पे आपको कितना लोड लिफ्ट करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्म टेक्निक सीखना है प्रॉपर, क्योंकि आप नए नए एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं, तो उसमें फॉर्म टेक्निक सीखने के लिए ज़्यादा रिपीटेशन मारना पड़ता है, तभी आपका वो एडेप्टेशन आएगा। तो उस टाइम पे आपका गोल क्या है, सीखने का है, हेवी वेट लिफ्ट करने का नहीं। जैसे आप बिगिनर के फेज से इंटरमीडिएट में आएंगे, तभी क्या होएगा, फिर धीरे धीरे अभी आपका गोल चेंज हो गया, अभी आपका फॉर्म टेक्निक का प्रैक्टिस अच्छा हो गया, तो अभी आपको इंटेंसिटी पे ध्यान देना है, तो आप रिपीटेशन कम कर देंगे, 20-25 से आप नीचे 15 से 20 पे आ जाएंगे। इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ता है। तो वेट ट्रेनिंग में हम रिपीटेशन मैक्स काउंट करके पता लगा सकते हैं कि ये इंटेंसिटी का लेवल है, लेकिन इसमें पता लगाने के लिए ये फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो उसमें अगर आपने इनिशियली स्टार्ट किया है, कभी भी एरोबिक एक्सरसाइज नहीं किया था, कार्डियो की ट्रेनिंग नहीं की थी, अभी कर रहे हैं, तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट हार्ट रेट इसके बीच में होना चाहिए कि मेरा 50 से 60, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, तो 50 से 60 करेंगे तो आप अपनी एज माइनस करेंगे, फिर जो भी आपका हार्ट रेट रिजर्व आएगा उसको आप इंटेंसिटी जो भी आपको चाहिए उसे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस आप रेस्टिंग हार्ट रेट ऐड करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा। रेंज में लेना है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का निकाल लीजिए, उसकी रेंज में आप वो भी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कि समझो अगर आपका 120 से 130 के बीच में आया है, तो 120 से 130 की रेंज में ही आपका हार्ट बीट होना चाहिए जब वो एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर इससे कम है मतलब आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं, इससे ज़्यादा है मतलब आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है, ज़्यादा इंटेंसिटी है, तो वो भी ठीक नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ब्रीथलेस फील होएगा। ओके, तो ये एक तरीका हो गया है कि आप जब कार्डियो वाला एक्टिविटी करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको, ऐसे आप किसी भी ट्रेनर के भरोसे या किसी पार्टनर के भरोसे जाके जंप नहीं मारना, ट्रेडमिल पर चालू कर दिया, कोई भी बटन दबा दिया, भाग रहे, हाँप रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक ट्रेनिंग का एक प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए, आपको हर चीज़ मेजर करना है, तभी आप सेफ्टी के साथ एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वाला चीज़ आपको एकदम इजी में समझ में आ गया है कि आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो रेपिटेशन से मालूम पड़ जाएगा, और आप कार्डियो कर रहे हैं तो सिर्फ इससे ही पता चलेगा, क्योंकि देख के किसी को पता नहीं चलता कि कितना फिट है अंदर से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, हमेशा डांस करते रहेंगे, स्विमिंग करते हैं, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे, लेकिन उनका मसल्स इतना डेवलप नहीं रहता, दिखने में ऐसे एकदम कांडी जैसे लगते हैं, लेकिन स्टेमिना बहुत अच्छा होता है। कोई कोई बॉडी बिल्डर होते हैं लेकिन वो कभी कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करते, उनको लगता है कार्डियो तो हमारे लिए बना ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, हेवी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उनकी हालत ख़राब होती है। एक सेट मार के 15-20 मिनट तक रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनका हार्ट रेट इतना स्पाइक हो जाता है कि अगले सेट के लिए प्रिपेयर होने के लिए 15-20 मिनट का रेस्ट चाहिए, तभी जाके उनका हार्ट वापस नॉर्मल आता है, हार्ट रेट नॉर्मल आता है, नीचे आता है। तो ये देख के पता नहीं चलेगा कि कोई बिल्डर है तो उसका हार्ट मजबूत है, या कोई एकदम कांडी है तो उसका हार्ट मजबूत है। ये तो सिर्फ इससे और रेस्टिंग हार्ट रेट ट्रैक करने से ही पता चलेगा। इसलिए जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो रिपीटेशन से पता चल जाएगा, और जब आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये तरीका है ट्रैक करने का कि आपको कौन सा एक्सरसाइज एरोबिक में करना है, आपकी लिमिट क्या है, कैसे पहचानेंगे, ये तरीका है। ओके गाइस, तो ये तो हो गया एक मेथड। अब ऐसे दूसरा एक मेथड होता है मैट VO2 मैक्स, मतलब आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं तभी आपका कितना अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, उससे भी कैलकुलेट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका कितना कैपेसिटी। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है ऐसा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आंकड़े बहुत हैं इसमें, तो हम इसको ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ कि हम जब
एक बार ये देखिए, ये यहाँ लिख रखा 3.5 ml पर kg पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आप कितना नॉर्मल वे में, नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ आपको, जब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, रेस्टिंग पीरियड में जब हम श्वास लेते हैं तो 1 मिनट में हम कितना श्वास ले पा रहे हैं ऑक्सीजन का, ये उसका कैलकुलेशन है कि 1 किलो के हिसाब से आपका बॉडी वेट, मतलब पर किलो 3.5 ml पर किलो 1 मिनट में हम श्वास लेते हैं। तो अगर आपका बॉडी वेट 100 किलो है तो आप इसको 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो 1 मिनट में इतना आपके अंदर ऑक्सीजन का ये हो रहा है। तो इस तरह से फॉर्मेट, तो उसमें अगर आप एवरेज निकालेंगे तो ये 3.5 ये जो है ये रेस्टिंग का है। तो एवरेज इंसान का जो हेल्दी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला, जो बहुत ज़्यादा फिटनेस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एकदम लो स्कोर नहीं है, तो उनका ये आएगा 30 से 40 ml पर kg पर मिनट। 30 से 40 के बीच में रेंज आ रहा, मतलब उसका ठीक ठाक है। फिर और ज़्यादा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है वो डिपेंड करता है उनकी एरोबिक एक्सरसाइज पे। जितना आप कार्डियो का ट्रेनिंग अच्छा करेंगे, आपका ऑक्सीजन का कंजप्शन उतना ही ज़्यादा होएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कभी कभी 3.5 ml से 20-25 लीटर भी जाता है। ओके, तो डिपेंड करता है एक्टिविटी पे। मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, इसको मेट भी बोलते हैं। 1 मेट मतलब यहाँ यूनिट होता है कि 1 मेट और वेट, मतलब मैक्सिमम भी वो ऑक्सीजन कंजप्शन कितना रहेगा। मेट मतलब एक यूनिट होता है जिसमें आप बेसिक होता है 3.5 ml पर kg पर मिनट। ओके, तो एक बेसिक फॉर्मूला है। आप एक ऑक्सीजन श्वास लेने के तरीके से भी आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना, ये एकदम सिंपल है। ओके, आप अपना हार्ट रेट का एक पर्टिकुलर जोन डिसाइड करेंगे और उसमें ही भागेंगे, रनिंग करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे। तीसरा एक बोर्ग स्केल करके है, लेकिन इसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा, पूरी की पूरी टेबल है और ये ओल्ड डेटेड मेथड है, मतलब इतना इफेक्टिव नहीं। तो आप इसको भी अवॉइड करेंगे, इसको भी छोड़िए, आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। ये एक तरीका है सिंपल कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है, उसमें से आप अपना रेस्टिंग माइनस करेंगे तो आपका HRR आ जाएगा। HRR को आप जो भी डिजायर्ड इंटेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करके हार्ट रेट रेस्टिंग वाला ऐड करेंगे तो आपका रेंज आ जाएगा। ऊपर का दोनों का, अपर लोअर लिमिट का दोनों का निकाल सकते हैं और उस रेंज में आपको वो एक्टिविटी करना है। तो आप हमेशा सेफ जोन में ट्रेनिंग करेंगे। तो ये तो हो गया है इसको ट्रैक करने का। अब ये देखते हैं कि आप जब एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो का ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें कितने सारे वेरिएशंस हैं, कितने तरीके से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, अब हम इस पर आते हैं। तो ये कार्डियो की ट्रेनिंग में देखिए, एरोबिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है उसको बोलते हैं एरोबिक। ये कार्डियो से रिलेटेड, तो इसमें आपका हार्ट और आपके फेफड़े ये मिलकर काम करते हैं। इनका मेन काम है श्वास के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई करेंगे, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन होएगा। एक तरफ से जाएगा बॉडी में, वहाँ सामान रखेगा, फिर दूसरी तरफ से आएगा खाली, फिर जाएगा। तो ये आपका पंपिंग सिस्टम हो गया, जो बॉडी के जितने भी पूरी जितने भी एक सिंगल सेल, वो सब इस पर डिपेंड करता है। इसलिए जितना आपका एरोबिक एक्सरसाइज अच्छा है उतना ही आपका फिटनेस स्कोर अच्छा है। तो हमेशा अपना हार्ट रेट का एक टारगेट रखिए कि आपका हार्ट रेट बिलो 50 होना चाहिए, तब भी जाके आप अपने आप को फिट बोल सकते हैं। बिलो 50 मतलब यू ऑलवेज हैप्पी। तो 50 से ऊपर जा रहा मतलब यू हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, तो ये अपना हो गया कार्डियो ट्रेनिंग का। अभी इसमें देखिए कितने टाइप की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। रनिंग बेसिक एकदम, ठीक है। रनिंग में आप आउटडोर कर सकते हैं, इंडोर कर सकते हैं। पानी के अंदर भी आजकल बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है, आप वाटर रनिंग भी होता है। तो आउटडोर एक्टिविटी में आप किधर भी भाग रहे हैं, चाहे वो बीच पे भाग रहे हैं या नॉर्मल ग्राउंड पे भाग रहे हैं या मेट जो रहता है उस पर भाग रहे हैं या स्पोर्ट्स फील्ड में वो बना रहता है ट्रैक। ओके, तो ये रनिंग का हो गया। और सेकंड है एलिप्टिकल ट्रेनर और क्रॉस ट्रेनर। ये जिम में जो इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए, ये उनमें है, अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग ये होते हैं। और तीसरा है फील्ड ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जो मिमिक्री होता है उसके वार्म अप से रिलेटेड, वो उसमें जो एक्टिविटी होती है वो भी एक तरह से कार्डियो ट्रेनिंग डोमिनेंट होती है। उसमें वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ये किसी टाइप की। या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग, आपने देखा रहेगा आजकल फंक्शनल ट्रेनिंग का बहुत क्रेज है। फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रेनिंग जो ना तो वेट ट्रेनिंग में आए ना ही एरोबिक में आए, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है। और ये अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल फिटनेस, तो ये आपका फंक्शनल ट्रेनिंग आपका पार्ट नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ना तो वेट ट्रेनिंग को ऑप्टिमली आप ट्रेन कर सकते हैं, ना ही वे इसको कार्डियो ट्रेनिंग को। तो ये कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा फंक्शनल ट्रेनिंग। और फंक्शनल ट्रेनिंग की भी इसमें अलग अलग मीनिंग है। लो देखो, एक फंक्शनल ट्रेनिंग, उसको एक्चुअल फंक्शनल ट्रेनिंग उसको बोलते हैं कि जो भी आप डेली लाइफ में काम करते हैं उसकी मिमिक्री अगर उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हो रही है
तो उस एक्सरसाइज को फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं। समझो अगर मैं ऐसे स्क्वाट मार रहा हूँ, ओके, तो ये फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया, क्योंकि ये मेरी डेली लाइफ का एक मोमेंट है जिसकी मिमिक्री मैं एक्सरसाइज में कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे ऊट पटांग स्क्वाट होते हैं, एक टांग ऊपर उठाया, वाइड किया, नैरो किया, जो फैंसी वर्कआउट है, ये फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि ऐसा सेम मिमिक्री हमारी डेली लाइफ में नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल है, मैं अगर कंपाउंड मूवमेंट में कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं पुशिंग कर रहा हूँ तो ऐसा मेरे सारे जॉइंट्स काम करें, पुलिंग कर रहा हूँ तो सारे जॉइंट्स, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, झुक रहा हूँ तो सारे जॉइंट्स मिलके काम करें, सारे मसल ग्रुप जो एक पर्टिकुलर मोमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो सब काम करे, तो ये फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया। लेकिन मैं कोई इंडिविजुअल जॉइंट को यूज कर रहा हूँ, समझो अगर मैं ये वाला मूवमेंट कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक जॉइंट काम कर रहा है, ये मैं चेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, या फिर मैं पुलिंग के लिए इसकी बजाय मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ, तो मेरा सिर्फ शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है और इसका मेरा एल्बो यूज नहीं हो रहा है। तो इससे भी मैं पुल कर सकता हूँ और ऐसे भी पुल कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी चेस्ट को काम में ले सकता हूँ और ऐसे भी ले सकता हूँ। तो जो ऐसा एक्टिविटी है जो आपके डेली लाइफ में वो मिमिक्री हो रहा, वो फंक्शनल ट्रेनिंग। तो एक्चुअल फंक्शनल ट्रेनिंग का मीनिंग यही होता है कि जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका मिमिक्री आपकी डेली लाइफ से मैच कर रहा है। एक दूसरा फंक्शनल ट्रेनिंग होता है कि मतलब आप वेट ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइज है उसका कॉकटेल होता है, उसका मिक्सचर होता है। लाइट वेट के साथ में वेट ट्रेनिंग और लाइट वेट के साथ में एरोबिक एक्सरसाइज को आप साथ साथ में करते हैं, उसमें कम रेस्ट पीरियड होता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग। तो उसमें आपका हार्ट से रिलेटेड डोमिनेंट, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा थकान आ रही, रेस्ट नहीं मिल रहा, तो वो एक तरह से मस्कुलर एंडोरेंस ज़्यादा बढ़ाएगा। उसमें आपका कार्डियो में बहुत ज़्यादा ये होने वाला नहीं, क्योंकि अगर आप समझो 10 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे 1 घंटा भाग सकते हैं, तो इस ऊट पटांग वाला जो एक्सरसाइज है फंक्शनल ट्रेनिंग टाइप का, अलग अलग वेरिएशंस में, इसमें आप उतना इंटेंसिटी कॉन्स्टेंटली नहीं कर सकते। जब भी आप 10 की स्पीड पे अपना मैक्सिमम कैपेसिटी में 10 की स्पीड पे भाग रहे, तो आपका हार्ट रेट जो स्पाइक हुआ है, समझो नॉर्मल हार्ट रेट आपका 70 था और 10 की स्पीड पे आपका 150 हो गया, और आप 1 घंटा अगर उधर भाग सकते हैं, तो 1 घंटे तक 60 मिनट तक आपका हार्ट रेट एलिवेटेड उस लेवल पे, उस ग्राफ पे काम कर रहा था। मतलब उसको 1 घंटे तक उस लेवल का ट्रेनिंग मिल रहा था। और दूसरा फंक्शनल ट्रेनिंग में अगर समझो आपका हार्ट रेट नॉर्मल है, और जब आप फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं उछल कूद वाला, बंदर वाला एक्सरसाइज, तो इसमें क्या होएगा, आपका हार्ट रेट 120 तक जाएगा, 130 तक जाएगा, फिर बीच में आप रुक रहे हैं, फिर दूसरा कोई भी एक्टिविटी चेंज करें तो फिर नीचे आ रहा, फिर तो ऐसा जिग-जैग हो गया, HIIT टाइप का। तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप एक पर्टिकुलर मैक्सिमम लेवल पे उसको 1 घंटा आपने दिया है, तो उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होएगा अगर आप कंपेयर करेंगे फंक्शनल ट्रेनिंग से। इस तरह से ना तो एरोबिक एक्सरसाइज, ना तो कार्डियो का ट्रेनिंग ऑप्टिमम लेवल पे हो सकता है फंक्शनल ट्रेनिंग में, और ना ही वेट ट्रेनिंग। अगर आप वेट ट्रेनिंग में किसी भी पर्टिकुलर मसल को यूज कर रहे हैं, 100 किलो वेट उठा सकते हैं, तो इधर 50 किलो की ऊट पटांग वाली एक्सरसाइज जो मिक्सचर कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम मसल फाइबर का रिक्रूटमेंट नहीं होएगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जो स्क्वाट में हो सकता था, डेडलिफ्ट में हो सकता था, शोल्डर ओवरहेड प्रेस में हो सकता था। तो इस तरह से ना तो ऑप्टिमम लेवल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ आप वेट ट्रेनिंग पे फोकस कर पाते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग जब आप कर रहे होते तभी, ना ही एरोबिक का। तो एरोबिक और एनारोबिक मतलब वेट ट्रेनिंग और जो कार्डियो का ट्रेनिंग है उसका मिक्स लो इंटेंसिटी के साथ होता है, उसको फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं, जो ये ट्रेंड में चलता है। तो अभी आप समझ गए कि फंक्शनल ट्रेनिंग और एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। जब आप पर्टिकुलर ट्रेनिंग करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइप का सिस्टम का, तो उसमें आप अपना ऑप्टिमम देते हैं। अगर मैं समझो वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस मसल पे, हेवी लिफ्ट कर रहा हूँ। अगर मैं एरोबिक कर रहा हूँ तो फुल कैपेसिटी के साथ भाग रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऑप्टिमम हो गया। लेकिन मैं अगर दोनों को मिक्स करूँगा तो ना उधर का, वो बोलते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वैसा सीन है। तो आपको फंक्शन ट्रेनिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। फंक्शन ट्रेनिंग से क्या इंप्रूवमेंट होएगा, ना तो कार्डियो एलिट लेवल पे होएगा, ना ही वेट ट्रेनिंग एलिट लेवल पे होएगा। इससे अच्छा है कि आप सेपरेट उसको ट्रेन करें। तो ये हो गया आपका फंक्शनल ट्रेनिंग टाइप का। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो ये फील्ड ट्रेनिंग हो गया, ये उस टाइप का फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया। फिर इसके बाद आता है एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। किसी भी टाइप का अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, व्हाटएवर, टेबल टेनिस, जो भी एक्टिविटी करें वो भी एरोबिक एक्सरसाइज में आता है। क्योंकि कोई भी खेल को अगर आप करते हैं एक्टिविटी कोई भी, तो वो 3 मिनट से ज़्यादा का होता है, मतलब 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो जो भी एक्टिविटी लंबे टाइम चलती है वो एरोबिक में काउंट होती है, मतलब वो कार्डियो की ट्रेनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। तो किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स भी इस एक्टिविटी में आ गया है, ओके। फिर आता है डांस क्लास हो गया, स्पिनिंग क्लास हो गया, ये भी इसका एक पार्ट है।
इसके बाद में लो इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग। अगर आप ज़्यादा रिपीटेशन के साथ में वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से एरोबिक एक्सरसाइज का एक पार्ट है। ओके, क्योंकि जितना लो इंटेंसिटी कर रहे हैं मतलब 3 मिनट से ज़्यादा कर रहे हैं मतलब वो एरोबिक में आ रहा है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा डोमिनेंट है मस्कुलर की बजाय। ओके, फिर इसके बाद में आ गया माउंटेन क्लाइंबिंग या किक बॉक्सिंग। ये भी एक्टिविटी आप ज़्यादा देर तक करते हैं तो ये भी उसमें आ गया। ठीक है, ओके। अब आ गया स्विमिंग। स्विमिंग सबसे बेस्ट है। स्विमिंग एरोबिक एक्सरसाइज का एक पार्ट है। स्विमिंग सबसे बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? इसका एक रीज़न ये कि इम्पैक्ट लेस है, इसमें किसी भी टाइप का इम्पैक्ट नहीं होता और बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ में आप कर सकते हैं। आपने देखा रहेगा कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं लेकिन स्विमिंग के बाद जितना भूख लगता है किसी एक्टिविटी के बाद नहीं लगता है। उसका रीज़न क्या? ये इम्पैक्ट लेस एक्सरसाइज है, जर्क नहीं होता है पानी के अंदर और पूरा आपके अपर बॉडी और लोअर बॉडी के सारे लिम्स काम करते हैं। मतलब आपका लोअर बॉडी भी काम कर रहा है, अपर बॉडी भी, मतलब पूरा बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए ज़्यादा आपका BMR बढ़ रहा है, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दूसरा रीज़न क्या है? जब हम पानी में जाते हैं, पानी की एक्टिविटी करते हैं तो हमारा कोर टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। तो कोर टेम्परेचर जब भी लो होता है तो बॉडी को कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फाइट करना पड़ता है। तो वो बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है पानी के अंदर, तो वो अंदर के टेम्परेचर को ठंडा करने की कोशिश करेगा और अंदर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री होता है और बॉडी को किसी भी हालत में उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो बॉडी का फंक्शनिंग नहीं होता है। जो पर्टिकुलर एंजाइम्स, हार्मोन, ग्लैंड, जितना भी अंदर का काम चल रहा है वो सब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही होता है। जैसे ही आपका अंदर का टेम्परेचर डिस्टर्ब होएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी को वो मेंटेन करना रहता है, ब्रेन को। तो उस टाइम पे अगर समझो आप पानी में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होने की कोशिश कर रहा, तो फिर बॉडी को ऐसा मैकेनिज्म करेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर वापस ऊपर आ जाए। तो उस मैकेनिज्म आपका मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, इसलिए ज़्यादा कैलोरी का कंजप्शन हो रहा है, इसलिए ज़्यादा भूख लग रहा है। ओके, तो ये रीज़न होता है कि आप पानी एक्टिविटी के बाद में ज़्यादा भूख क्यों लगता है। एक तो आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होएगा तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होएगा उसको मेंटेन करने के लिए। दूसरा इम्पैक्ट लेस एक्सरसाइज है। तीसरा पूरा लिम्स काम कर रहा है, अपर लिम्ब और लोअर दोनों एक्सट्रीमिटीज काम कर रहा है। तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका टारगेट क्या है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है तो आप ये चूज़ नहीं कर सकते। अगर आप समझो स्विमिंग का स्पोर्ट्स कंपटीशन करने वाले हैं तो आप साइकिल नहीं चला सकते हैं, डांस नहीं कर सकते हैं, आपको इसका ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही अगर आप रनर हैं, एथलीट हैं, तो फिर आप स्विमिंग में ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो ये गोल ओरिएंटेड भी होता है कि आप एरोबिक ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन आपका कुछ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक गोल है तो उससे रिलेटेड मिमिक्री होनी चाहिए। नॉर्मल लाइफ स्टाइल है तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। या फिर स्पेशली जब आपको कोई इंजरी है, घुटने का इंजरी या बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे आपके ज़्यादा जर्क नहीं आएगा नी जॉइंट में, एंकल जॉइंट में, शोल्डर में। ओके, तो ये अपना हो गया स्विमिंग। अभी इसमें देखिए कि अगर आप समझो जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कार्डियो की बजाय आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ें ज़्यादा यूज करनी है। ओके, ये एलिप्टिकल ट्रेनर या क्रॉस ट्रेनर ये सबसे बेस्ट होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेडमिल करते हैं, रनिंग करते हैं, तो रनिंग में क्या होता है, आपका सिर्फ लोअर बॉडी काम कर रहा है, लोअर बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। लेकिन आप क्रॉस ट्रेनर करते तो अपर बॉडी लोअर बॉडी, यानी अपर बॉडी लोअर बॉडी पूरा मिल के काम करता है, तो परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होता है और ज़्यादा मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ता है। ओके, इसलिए अगर आप जिम में कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट एलिप्टिकल ट्रेनर या क्रॉस ट्रेनर होना चाहिए, ट्रेडमिल नहीं। अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए आउटडोर का, क्योंकि रनिंग जब आप ट्रेडमिल पे करते हैं तो ट्रेडमिल पे जो पट्टा घूमता है उसमें क्या आपको सिर्फ उस पट्टे को फॉलो करना रहता है, वो आपको ऐसे फोर्स जनरेट नहीं करना है। वो पट्टा घूमेगा, आपको पीछे लेके जाएगा, आप पीछे नहीं जाए इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ज़मीन पे जब आप भागते हैं तो क्या होता है, पूरा इम्पैक्ट करके ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको धक्का मारना पड़ता है, तो वो थोड़ा इम्पैक्टफुल रहता है लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ओके, तो हमेशा अगर आपको रनिंग का प्रैक्टिस करना है तो आउटडोर करिए, ठीक है। और दूसरा है एलिप्टिकल, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फील्ड ट्रेनिंग, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फील्ड ट्रेनिंग आपके लिए बेस्ट है। ओके, या फिर आप अगर समझो इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल है, आप अपना फिटनेस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं लेकिन नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए, कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए नहीं,
ओके। तो आप फिर ना अल्टरनेट कर सकते हैं, ताकि इससे क्या आपको बोरिंग नहीं लगेगा। समझो आपने 3 दिन आप ट्रेनिंग करें, तो एक दिन स्विमिंग कर लिया, एक दिन कोई भी डांस क्लास या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लिया, फिर एक दिन आपने रनिंग कर लिया या क्रॉस ट्रेनर कर लिया। तो रनिंग और क्रॉस ट्रेनर ये इनको आप अल्टरनेट कर सकते हैं, ओके। और फिर ये स्पोर्ट्स को एक में स्पोर्ट्स ले लेंगे, ओके, और एक में स्विमिंग ले लेंगे। तो 3 एक्टिविटी डिफरेंट टाइप का, लेकिन सेम पर्टिकुलर फिटनेस डिपार्टमेंट को ये टारगेट कर रहा है, आपका कार्डियो से रिलेटेड। तो अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया कि आपको एरोबिक एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, कितना ज़रूरी है हमारे फिटनेस लेवल में, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है फिटनेस स्कोर में, ओके। किस तरह से करना चाहिए, कैसे इसको ट्रैक करना चाहिए, ओके, और कितने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ओके। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर समझो आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर में आपको 20 से 30 मिनट तक एक्टिविटी करना है, ओके। अगर आप अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, 30 to 45 मिनट्स कर सकते हैं ये वाला एक्टिविटी। अगर आप एडवांस लेवल है तो 60 मिनट मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए, 60 मिनट, ओके। इस तरह से ये इसका टाइम भी रहता है। और इंटेंसिटी लेवल तो आपने ये सीख लिया यहाँ पे कि कैसे होना चाहिए। ये आपका 80% प्लस होना चाहिए, ओके। ये इंटरमीडिएट है तो आपका समझो 70 से 85 पकड़ लो आप परसेंटेज इंटेंसिटी। ये है तो 50 to 60% इंटेंसिटी। तो अलग अलग लेवल होता है, ये इंटेंसिटी आपको मेंटेन करना, तब भी जाके इम्प्रूवमेंट होएगा। मेरा मतलब अगर आप 1 घंटा वॉक कर सकते हैं तो बेटर आप 40 मिनट ब्रिस्क जॉगिंग करिए। ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं ना, थोड़ा फास्ट जिसमें आपका हार्ट रेट थोड़ा, आपकी बॉडी पे थोड़ा इंटेंसिटी, मतलब ऐसा इम्पैक्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्लो मोशन में वॉक कर रहे हैं गार्डन जैसा। दूसरा, अगर आप 40 मिनट ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि 15 मिनट 20 मिनट रनिंग करें, स्लो, एकदम फास्ट नहीं, स्लो। तो इससे क्या होएगा कि वॉकिंग से जॉगिंग बेटर है, जॉगिंग से रनिंग बेटर है। तो टाइम कितना लंबा आप कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपका इंटेंसिटी कितना हैवी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, चाहे वेट ट्रेनिंग करें, दोनों में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटेंसिटी लेवल। अगर आप हाई इंटेंसिटी के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं तो कभी भी लो इंटेंसिटी में एक्सरसाइज करके अपना टाइम, एनर्जी, पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखें। आप चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट मिले, अच्छा इंप्रूवमेंट हो, ओके, तो फिर आपको इंटेंसिटी आपका पहला टारगेट रखना पड़ेगा, ओके गाइज। तो ये अपना एरोबिक एक्सरसाइज से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ एकदम बेसिक टर्म में आपको समझा दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें और सिंपल तरीके से समझा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। आप अपना खुद का भी डेटा बता सकते हैं कि ये आपका हाइट, वेट, एज है, तो हम खुद का एक एक करके उसमें हम कर सकते हैं। और आप भी खुद प्रैक्टिस करिए थोड़ा थोड़ा, तो और इजी हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।